हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 18 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 18 दिसंबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे अपने रिवीजन सेक्शन से। 1 मिनट में हम लोग रिवीजन करेंगे, फिर आज की करंट अफेयर को डिटेल में देखेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय की याद में 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। वहीं एलन मस्क की संपत्ति $400 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है और ऐसा करने वाले ये पृथ्वी के इकलौते व्यक्ति हैं। इसके अलावा 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में जियो कन्वेंशन सेंटर में किया गया। पीएम मोदी ने अभी 5,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की लगभग 167 परियोजनाओं का उद्घाटन किया प्रयागराज उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले के लिए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ये घोषणा की है कि 2035 तक भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बना लेगा। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अरब सागर में अभी हवाई अभ्यास हुआ एक डेजर्ट नाइट नाम से। और त्रिपुरा ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP में शामिल होने वाला यूरोपीय देश पहला बना है ब्रिटेन। ये टोटल 12वां सदस्य बना है। अभी भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक चेन्नई में खोला गया है। इसके अलावा प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन जी का निधन हो गया है। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका था। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने 1 मिनट में किया है रिवीजन। इसकी क्विज चाहिए या PDF चाहिए तो आप MJT ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। वहीं पर आपका ई बुक आ गया है तो आप ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, एक और जरूरी बात साथियों, संकल्प बैच में क्लासेस फिर से आनी शुरू हो गई हैं, तो जिन जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है एडमिशन का। 2 दिनों के लिए मात्र 299 में किया गया है। ये बैच इससे ज़्यादा कम नहीं हुआ है आज तक कभी। 299 में एक मतलब फाइनल प्राइस है साल के आखिर होते होते। तो आप जा करके इसका एक्सेस कर सकते हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ संकल्प बैच ज्वाइन करके। इसमें करंट अफेयर और स्टैटिक की क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा 12 महीने की ई बुक भी आपको मिल रही हैं। तो आप जा करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये कोर्स 299 में पाने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है MJT कूपन कोड यूज करोगे तभी आपको ये ऑफर मिलेगा। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पेंशनर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल पेंशनर्स डे दोस्तों ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 17 दिसंबर को। 17 दिसंबर को क्यों? क्योंकि 17 दिसंबर के ही दिन पेंशनर से संबंधित एक याचिका दायर की गई थी 1982 में, जिस पर फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था और ये याचिका दायर की थी DS नकरा ने। DS नकरा नाम के एक व्यक्ति के द्वारा ये याचिका दायर की गई थी, इसीलिए इन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए या इन्हीं की याद में ये पेंशनर्स दिवस मनाया जाता है। अच्छा, पेंशन किसको मिलती है? जो रिटायर्ड अधिकारी होते हैं सरकार के, उनको। तो रिटायर्ड अधिकारियों के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए 1982 में सुप्रीम कोर्ट में DS नकरा ने याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला सुनाया था। तो उसी फैसले की याद में पेंशनर्स दिवस मनाया जाता है। क्लियर? ये महत्वपूर्ण दिवस है। हम लोगों ने अभी रिवीजन किया हुआ था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में कितने मतों से वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल दिन भर इसी की चर्चा रही और मैंने भी शाम को आपको एक वीडियो दी थी वन नेशन वन इलेक्शन पर। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके इसको देखिएगा, डिटेल से आपको समझ में आएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं ज़रूरी है, सत्ता पक्ष का क्या कहना है, विपक्ष का क्या कहना है, इसको आने से क्या चीज़ें बदलेंगी, सारा कुछ आपको मैंने इसमें एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। तो मोटा मोटा इस वीडियो में भी हम लोग जानेंगे वन नेशन वन इलेक्शन बिल के बारे में। तो इसमें लोकसभा में कल ये बिल पेश किया गया और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे पेश किया। इसमें इसके सपोर्ट में 269 मत पड़े और लोकसभा में इसके विरोध में 198 मत पड़े। ठीक है, मतलब वोटिंग। तो अब इसके बाद ये पेश किया गया। अच्छा, ये संविधान का 129वां संशोधन विधेयक था। जब ये विधेयक बिल से लेकर के अधिनियम बन जाएगा, यानी विधेयक अधिनियम बन जाएगा, तब ये संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में ऐड होगा। अब ये बिल के रूप में है। ठीक है, एक देश एक चुनाव विधेयक 2024। साथ ही साथ में एक और बिल लाया गया, केंद्र शासित कानून संशोधन बिल 2014। तो 2 बिल 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश किए गए। केंद्र शासित कानून जो था ये केंद्र शासित राज्यों में, जैसे 3 राज्य में है विधानसभाएं केंद्र शासित प्रदेशों में, जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है और जम्मू कश्मीर है।
तो इनमें भी वन नेशन वन इलेक्शन हो सके, इसको भी उसके तहत जोड़ा जा सके, इसलिए इसमें भी ये बिल लाया गया। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक देश उप चुनाव से ही संबंधित है दोनों बिल। अब ये जो बिल लाया गया है ये रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट सौंपने के बाद लाया गया है। आपको पता होगा 8 सदस्यीय समिति बनाई गई थी, रामनाथ कोविंद समिति, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में। इसमें गृह मंत्री भी शामिल थे। तो ये 8 सदस्यों की जो कमेटी थी, इसने रिपोर्ट अपनी सबमिट की थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास, और उस रिपोर्ट की सिफारिश के बाद ये एक देश एक चुनाव वाला बिल पेश किया गया है। अभी इस पे बहस जारी है, देखना होता है ये पास होता है कि नहीं। जब ये पास हो जाएगा दोनों सदनों से, फिर राष्ट्रपति जी की मुहर लग जाएगी, तब ये बिल अधिनियम बन जाएगा और उसके बाद से फिर एक साथ चुनाव होगा। अब एक देश एक चुनाव में क्या है इसको भी देख लो। इसमें क्या होगा, कहा गया है कि लोकसभा और राज्य की सभी विधानसभाओं का चुनाव एक साथ हो। इसके अलावा जो लोकल बॉडीज की चुनाव हैं, वो लोकल बॉडीज के भी चुनाव उसी चुनावी वर्ष में कराए जाएं, बस 100 दिन का गैप लेकर के फेज 2 में शुरू करा दिए जा सकते हैं। तो अगर एक साथ नहीं हो सकते तो 100 दिन का गैप लेकर फेज 2 में करा दो। ठीक है, लेकिन एक ही चुनावी वर्ष हो। ठीक है, अगला, हाल ही में कहां पर 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन किया गया? तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला ये दोस्तों भोपाल में आयोजित किया गया। भोपाल आप सबको पता है ये राजधानी है, किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की। इसका उद्घाटन किया डॉक्टर मोहन यादव ने, जो कि मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और मुख्य अतिथि थे वहां के गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल। ओके, तो ये था 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला, अंतर्राष्ट्रीय हर्बल फेस्टिवल। तो ये 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चल रहा है। विमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये इस बार की थीम है। इसमें श्रीलंका, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया ये सभी हिस्सा ले रहे हैं। अगला, महिला जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो दोस्तों महिला जूनियर एशिया कप का खिताब इस बार भी जीत लिया है भारत ने। भारत पुरुषों का जूनियर एशिया कप और महिलाओं का जूनियर एशिया कप दोनों ही जीत लिया। 2023 में भी जीता था दोनों, और 2024 में भी जीत लिया है दोनों का दोनों। ठीक है, मस्कट ओमान में ये आयोजित किया गया था। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पुरुषों वाला बताया था, तो पुरुषों वाला जो आयोजित हो गया तो उसके बाद महिलाओं का आयोजित होना था। तो पुरुषों वाला भी भारत ने जीत लिया और महिलाओं वाला भी अभी आयोजित किया गया था, ये भी भारत ने जीत लिया है। ठीक है जी, चीन को 3-2 से हराकर भारत ने जीता हुआ है। ध्यान रहे जूनियर एशिया कप है ये हॉकी का। अगला, दिसंबर 2024 में पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी मिखाइल कैवसविली ने किस देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता? तो साथियों, जॉर्जिया के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी रह चुके मिखाइल कैवसविली ये बन गए हैं अब राष्ट्रपति। अभी जॉर्जिया के बगल में ही एक कंट्री है यूक्रेन, जिसके पूर्व कॉमेडियन बन गए थे राष्ट्रपति। उसके बाद क्या क्या हुआ आपने देखा ही। फिलहाल यहाँ जॉर्जिया के पूर्व फुटबॉलर बन गए हैं अब नए राष्ट्रपति। इंटरेस्टिंग बात जानते हो क्या है? इन्होंने चुनाव जीत लिया है, और कैसे जीता है? अकेले खड़ा होकर के जीता है। ये एकमात्र उम्मीदवार थे और उसके बाद जीत हासिल कर गए, मतलब कि ये रेस में अकेले दौड़े थे। फिलहाल फुटबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं और अब ये जॉर्जिया के राष्ट्रपति होंगे। ये सलोमी जोराबिचविली की जगह पर आएंगे, जो 2018 से अभी तक राष्ट्रपति थे, 6 वर्षों का कार्यकाल समाप्त किए। जॉर्जिया कहाँ पर है? जॉर्जिया के बारे में जानेंगे। राजधानी इसकी तबिलिसी होती है, मुद्रा जॉर्जियन लॉरी होती है। देखते हैं वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको जॉर्जिया की तरफ आने के लिए आना होगा अजरबैजान के साइड में। तो देखिए, पाकिस्तान पार कीजिए, अफगानिस्तान पार कीजिए, ईरान, अजरबैजान, बगल में आपको दिख जाएगा जॉर्जिया, है ना। अर्मेनिया अजरबैजान की लगी ही रहती है, ठनी ही रहती है हमेशा। बगल में तुर्की है और ये रहा जॉर्जिया। ऊपर जो कंट्री है, ये बड़ी सी कंट्री जो है ये है रूस, ठीक है ना, जो जॉर्जिया से भी अपना बॉर्डर लगाता है। फिलहाल यहाँ ब्लैक सी है, काला सागर है, और बगल में इधर जॉर्जिया है और तबिलिसी इसकी राजधानी है। मैप देखने का मतलब ये है कि आप आसपास की चीजों को भी ध्यान में रखो, कहाँ पर क्या चीजें हैं। जैसे काला सागर है, ऊपर देखो ये क्रीमिया है, क्रीमिया यूक्रेन का ही हिस्सा है जिसे रसिया ने कब्जा कर लिया है 2014 से ही। तो ये काला सागर के पास में ही है और यहाँ भी काला सागर है। इधर जो है ये कैस्पियन सागर है आपका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली योग नीति किस राज्य में लागू की जाने की घोषणा हुई? तो भारत की पहली योगी नीति ये उत्तराखंड में लागू की जाएगी।
इसका अनाउंसमेंट किया है अभी हाल ही में पुष्कर सिंह धामी जी ने। पुष्कर सिंह धामी जो हैं ये उत्तराखंड के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने अभी 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो में ये जानकारी दी है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था इसी करंट अफेयर के सेशन में कि 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो ये देहरादून में शुरू हुआ है, उत्तराखंड में। तो उसी दौरान इन्होंने ये घोषणा की कि भारत की पहली योग नीति भी, योग पॉलिसी उत्तराखंड में ही लागू होगी। बहरहाल इन्होंने ये भी कहा है कि हम केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यहाँ भी स्थापित कर दिए जाए। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, आप अभी तक एम्स सुनते थे, एम्स सुनते हो ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ऐसे ही अब अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान शुरू हुआ है। भारत सरकार जो है आयुर्वेद को लेकर के भी बढ़ावा दे रही है काफी। इसको लेकर आपने देखा कि एक आयुष मंत्रालय भी बनाया गया है जिसमें इस प्रकार की जो चिकित्सा है उनको भी बढ़ावा दिया जाता है। तो आयुर्वेदा, योग चिकित्सा और यूनानी चिकित्सा, सिद्ध चिकित्सा और होम्योपैथी, इनको बढ़ावा देने के लिए एक मंत्रालय भी बाकायदे चलता है भारत सरकार के द्वारा। तो ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो है इसकी स्थापना करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है, केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि एक उत्तराखंड में भी स्थापित कर दो। आप मुझे कमेंट करके बताओ भारत का पहला अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ खुला है? आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा। अगला, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित घरेलू ट्रॉफी है, क्रिकेट से संबंधित घरेलू टूर्नामेंट है। घरेलू टूर्नामेंट में आप विजय हजारे जानते हो, सैयद मुश्ताक अली, ईरानी कप, इसके अलावा रणजी, इसके अलावा आप आईपीएल वगैरह देखते हो, तो ये सब घरेलू टूर्नामेंट है क्रिकेट के। ठीक है, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी ऐसे है और इसको जीत लिया है मुंबई ने। मुंबई इससे पहले 2022 में जीती थी और अब 2024 में जीत लिया है। ठीक है, 2 बार ट्रॉफी हो गई है सैयद मुश्ताक अली की मुंबई के पास। मुंबई ने मध्य प्रदेश को हराया है। फाइनल मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था। मैन ऑफ द सीरीज रहे अजिंक्य रहाणे। ओके, अगला, हाल ही में इटली ने किस देश के राष्ट्रपति को अपने देश की नागरिकता दी? तो इटली ने अभी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को अपने देश की नागरिकता दी है। ऐसा क्यों किया गया भाई? तो देखो, इटली में ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति मान लो इटली का वंशज है, इटली में जन्मा है, इटली के मूल का है और जाकर के किसी और देश में बस जाता है, वहां पर रह रहा है, तो भी उसके जो वंशज होंगे वो इटली की नागरिकता प्राप्त कर पाएंगे। ये वहां का प्रावधान है और इसी के तर्ज पर यहाँ पर जेवियर मेले को दिया गया है। जेवियर जो है ना, जेवियर मिलेई जो है, तो जेवियर मिलेई ये इनके दादा परदादा जो थे वो इटली में रहा करते थे, इटली की नागरिकता थी उनके पास, और दादा दादी चले आए फिर अर्जेंटीना, फिर इनके ये पोते हुए और ये बन गए वहां के आज के राष्ट्रपति। तो जावियर मिलेई जो राष्ट्रपति हैं ये इटली की नागरिकता प्राप्त कर पाए हैं। ठीक है, इटली की राजधानी रोम होती है। जॉर्जिया मेलोनी को तो आप जानते ही होंगे, यूरो यहाँ की करेंसी होती है। वहीं अर्जेंटीना, ये ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी, राष्ट्रपति जेवियर मेलोई और पेसो इसकी राजधानी। चलिए दिखाते हैं वर्ल्ड मैप में दोनों की लोकेशन कहाँ पर है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से इटली के लिए आना है ना, तो आप यूरोप में आ जाइए, यूरोप में आ जाइए। यूरोप में इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। ठीक है ना, फिर से सुनिए, इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी प्रायद्वीप की तरह है, 3 तरफ से इधर से घिरा हुआ है और ऊपर इसके भी ऐसे जैसे अपने यहाँ हिमालय पर्वत है, ऐसे यहाँ पर भी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो काफी कुछ भौगोलिक प्रदेश से मिलता जुलता है, इसलिए इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। फिलहाल इटली की राजधानी रोम होती है, रोम पवित्र शहर है। रोम में किसका हेडक्वार्टर है? रोम में यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो इटली के बारे में जान लिया। अब अर्जेंटीना पर आओ। अर्जेंटीना एक दक्षिण अमेरिकी कंट्री है, तो फिर से भारत के पास आएंगे, यहाँ से चलेंगे दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका पार करो, एशिया के बाद, उसके बाद फिर इधर आपको मिल जाएगा दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो यहाँ बड़ा सा देश ब्राजील दिखेगा, नीचे दिखेगा अर्जेंटीना, ये है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना की राजधानी होती है ब्यूनस आयर्स, कई बार राजधानी पूछी गई है इसकी, तो ब्यूनस आयर्स होती है। 2022 वाला फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ही जीता हुआ है। ठीक है, तो अर्जेंटीना की मुद्रा मैंने आपको पेसो भी बताया, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए 2025 में वीजा मुक्त यात्रा की शुरुआत की?
तो साथियों रूस ने घोषणा की है कि 2025 में भैया भारतीय पर्यटक यहाँ पर भी आ सकते हैं बिना किसी वीजा के। वीजा फ्री ट्रेवल होगा। इंडिया और रसिया इसके लिए जून 2024 में एक डील साइन करी थी। मैंने उसके बारे में भी उस टाइम पर बताया था। लेकिन ये डील का मतलब शुरुआत कब से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2025 से। तो इन्होंने कहा कि 2025 में भाई अब वीजा फ्री एक्सेस हो पाएगा। रूस जाना है किसी भारतीय को, पर्यटक को, तो वो बिना किसी वीजे के जा सकते हैं। अभी रूस ने केवल 2 देशों के लिए ये सुविधा शुरू की है, चीन और ईरान के नागरिकों के लिए। तो चीन ईरान के बाद अब भारतीय भी पर्यटक बिना किसी वीजा के रूस जाकर के घूम आ सकते हैं। ठीक है। वैसे भारतीय पासपोर्ट धारकों की बात करें तो 58 देशों में वीजा फ्री एक्सेस है। तो 58 देश वीजा फ्री एक्सेस दे रहे हैं। इस वजह से हम लोग हैं 183वें स्थान पर पासपोर्ट के रैंकिंग में। हेनले पासपोर्ट की मैं बता रहा हूँ, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 183वें स्थान पर है आज के टाइम पर। ठीक है। अगला, हाल ही में किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम बनाया? तो डार्क ईगल नाम से एंटी मिसाइल सिस्टम बनाया है अमेरिका ने। एंटी मिसाइल सिस्टम क्या मतलब, वो मिसाइल को नष्ट करता है। तो ये इसका नाम है डार्क ईगल, और इसका अन्य नाम भी है, प्रोफेशनल नाम जिसे कहते हैं लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन। तो ये लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन है जो जाकर मिसाइल वगैरह को डिस्ट्रॉय करती है। 5 मैक की इसकी स्पीड है। तो 5 मैक या उससे अधिक स्पीड होती है तो हाइपरसोनिक स्पीड हो जाती है, उसके नीचे सुपरसोनिक होती है ना। तो डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम, अमेरिका ने इसका परीक्षण किया है। कहाँ से? फ्लोरिडा के कैप कैनवल स्पेस फोर्स स्टेशन से। क्लियर? तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि संकल्प बैच 299 के लिए 2 दिनों के लिए हुआ है। फिर से इसमें क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो आप लोग जाकर के फटाफट से इसको ज्वाइन कर लो। 2 दिनों का ही मौका है। कूपन कोड यूज करना है एमजेटी ऐप पर ही आपको ये मिल जाएगा बैच। इसमें आपको करंट अफेयर पूरा अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, स्टैटिक जीके दिया जा रहा है, ई बुक दी जा रही है। कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो कितने वर्षों के बाद आयोजित होता है? तो ये 2 वर्षों के बाद आयोजित होता है। आज इसके अलावा मैंने पूछा था स्वाद एटलस में भारत का मुंबई शहर किस स्थान पर है? तो ये 5वें पर है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन जी का निधन हो गया है, ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर करिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।